आइए इस हिस्से की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। कुंद्रा केस में ये बड़ी खबर आ रही है। शिल्पा शेट्टी कोर्ट पहुंच गई हैं मीडिया कवरेज के मामले में। बॉम्बे हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा शिल्पा शेट्टी ने दर्ज कराया है। 29 पत्रकारों और मीडिया हाउसेस के नाम इसमें शामिल हैं। झूठी रिपोर्टिंग और गलत तथ्यों का आरोप उन्होंने लगाया है। कल बॉम्बे हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर, बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची हैं मीडिया रिपोर्टिंग के सिलसिले में शिल्पा शेट्टी। कई पत्रकारों और मीडिया हाउसेस के नाम इसमें शामिल हैं। गलत रिपोर्टिंग और गलत तथ्य पेश करने का आरोप शिल्पा शेट्टी लगा रही हैं। इस पूरे मामले की कल बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर। राज कुंद्रा लगातार इस मामले में फंसते चले जा रहे हैं। शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ हो चुकी है, आगे भी पूछताछ होने की संभावना है। और इन सब के बीच मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची हैं शिल्पा शेट्टी। लेकिन राज कुंद्रा किस तरह से फंसते चले जा रहे हैं वो आपको बताते हैं। राज कुंद्रा जिन्होंने अपनी पत्नी यानी शिल्पा शेट्टी को भी धोखा दिया होगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, खुलासा ये किया है मॉडल शर्लिन चोपड़ा ने। शर्लिन चोपड़ा ने पुलिस को दिए गए अपने बयान में राज कुंद्रा पर सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाया है। शर्लिन चोपड़ा का दावा है कि राज कुंद्रा 2 साल पहले 2019 में एक दिन अचानक उनके घर पहुंचे थे और उनके साथ सेक्सुअल मिसकंडक्ट किया था। शर्लिन का आरोप है कि राज कुंद्रा ने उनके साथ जबरदस्ती की थी। तो आखिर राज कुंद्रा पर किस तरीके के आरोप लग रहे हैं वो आपको बताते हैं। शर्लिन चोपड़ा ने शिल्पा राज कुंद्रा के रिश्ते पर भी बड़ा खुलासा किया है। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के बीच रिश्ते ठीक ठाक नहीं हैं, ये शर्लिन चोपड़ा का दावा है। शर्लिन ने राज कुंद्रा पर उससे जबरदस्ती करने का भी आरोप लगाया है। शर्लिन ने राज से कहा है कि वो शादीशुदा शख्स से रिश्ता नहीं चाहती हैं, ऐसा शर्लिन का कहना है। और इस पर राज ने बताया कि शिल्पा से उनका रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड है। राज ने यह भी कहा कि घर पर ज्यादातर समय वो तनाव में रहते हैं। तो इस तरह के खुलासे शर्लिन चोपड़ा ने इस पूरे मामले को लेकर किए हैं। इस बीच पॉन्ड से करोड़ों का कारोबार राज कुंद्रा ने एक ग्रुप से किस तरीके से पैसे कमाए थे वो हम आपको बताते हैं। 110 करोड़ रुपए कमाए थे इस ग्रुप के जरिए, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। एचएस ग्रुप में कुंद्रा ने सिर्फ पॉन मेंबर्स को जोड़ा था। ये 110 करोड़ रुपए 90 पॉन फिल्मों से कमाए गए थे। एचएस ग्रुप में जुड़े मेंबर्स को यह सारा पैसा बांटा गया था, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही है। अब पोन कारोबार का कोलकाता कनेक्शन क्या है ये भी जानिए। कोलकाता से भी पोन वीडियो बनाकर राज कुंद्रा को भेजे जाते थे। बंगाल पुलिस ने एक महिला समेत 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। एक मॉडल की अश्लील तस्वीरें वीडियो वायरल करने के आरोप में, मॉडलिंग का झांसा देकर मॉडल्स के पोन वीडियो बनाए जाने के आरोप में ये गिरफ्तारियां हुई है। 3 लाख से ज्यादा की रकम में कुंद्रा की कंपनी को ये वीडियोज बेचे जाते थे। तो लगातार ये धंधा चल रहा था। इसको लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे। राज कुंद्रा और यश ठाकुर को गिरफ्तार किया है मुंबई पुलिस ने। उसके साथ ये दोनों का लिंक है, ऐसा ही पुलिस का कहना है। पुलिस की तरफ से जो कहना है कि राज कुंद्रा और यश ठाकुर की तरफ से जो ऐप में पोर्नोग्राफी छोड़ा जाता था, उस ऐप का इस्तेमाल ये लोग भी करते थे। यानी यश ठाकुर के तरफ से पैसा मिलता था ये मैनाक और नंदिता को। मैनाक और नंदिता कलकत्ता में न्यू मॉडल को टारगेट करता था। उसके बाद ही उन लोग को लेके ये पोर्नोग्राफी का शूट होता था कलकत्ता में और न्यू टाउन में 3 स्टार होटल में। ये होटल में शूट होने के बाद ही वो वीडियो अपलोड होता था यश ठाकुर के जो ऐप न्यू फ्लिक्स ऐप में। ऐसा ही तथ्य मिला है न्यू टाउन पुलिस को। ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या ये मैनाक और नंदिता सिर्फ 2 ही है जो यश ठाकुर की तरफ से पैसा लेता था। और आखिर ये टैक्स चोरी का राज पूरा है क्या? सोशल एक्टिविस्ट से इसे समझने की कोशिश की है हमारी संवाददाता श्वेता वर्मा ने। सुनील शुक्ला जी जुड़े हैं, जिन्होंने अब आरओसी के तहत ये सभी दस्तावेज, जितने भी हम महत्वपूर्ण दस्तावेज की बात कर रहे हैं, ये जुटाया है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप बड़े ही इंपॉर्टेंट पेपर्स निकाल के लेके आए हैं। दर्शकों को भी पता चलेगा कि इस पूरे व्यापार में, इस पूरे काले धंधे में आखिर कितनी कमाई होती थी। मुझे दुर्भाग्य लग रहा है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ये सब डॉक्यूमेंट जो मैंने निकाले हैं आरओसी से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से, ये खुद भी निकाल सकती है। क्या उन्होंने ये डॉक्यूमेंट निकाला है? एक सवाल। क्या वो दिखाना चाहती है एक्चुअल बिजनेस क्या हुआ है या नहीं? तो यहां मुझको लगता है कि निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है
शॉकिंग फिगर्स हैं। जी जो ये पोर्नोग्राफी के द्वारा अश्लील जो फिल्म बनाते थे उससे रेवेन्यू क्या होता है वो बता रहा हूँ आपको। एक चीज समझिए, हिंदी भाषी पिक्चर का एक ऑडियंस होता है, मलयालम का अलग होता है, तेलुगु 19 का उनका खुद का डिक्लेरेशन है। 77 करोड़ 39,91,242 रुपीस का टर्नओवर हुआ है। इसके अलावा जो इनका ऑडिटर रिपोर्ट है, वो ऑडिटर रिपोर्ट क्लियर बोलता है कि जो सब्सिडरी कंपनी इनकी है, इनकी सब्सिडरी कंपनी के जो टर्नओवर है दुबई में जो है डीएमसीसी यानी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, 119 करोड़ रुपीस का वहां एसेट्स है। अब ये पैसे क्या हैं? ये मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा जो ऐसे पिक्चर बनते हैं, इसके पैसे इंडिया में नहीं लिया जाए कि उसकी ट्रेलिंग नहीं पकड़े जाए, इसको दुबई में लिया जाता है। तो दुबई में जो पेमेंट मिला हुआ है वो डॉक्यूमेंट्स के मैंने डिटेल आपको बताया हूं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जी। तो ये पैसे की कमाई जो हो रही थी, ये ब्लैक मनी, बेटिंग की मनी, ड्रग मनी, इस पैसे की कमाई इस फिल्म में डाली जाती थी। और सीधे आपको हम लिए चलते हैं मुंबई। हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, शिल्पा शेट्टी बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची हैं, मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर के मानहानि का केस इन्होंने किया है, कल सुनवाई होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या राज कुंद्रा ने शिल्पा शेट्टी को भी धोखा दिया, और अब क्या राज कुंद्रा के गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए शिल्पा शेट्टी को तमाम रास्ते अपनाने पड़ रहे हैं? और देखिए, एक पत्नी है, पत्नी का धर्म होगा, बिल्कुल वो अपनी तरफ से काम करेंगी। और कई बात वो खुलकर सामने आ चुके हैं अपने पति के बचाव में कि जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन वो इससे ज्यादा आहत इस बात को लेकर है कि उनका नाम डायरेक्ट यूज किया जा रहा है, यानी शिल्पा शेट्टी के नाम को सीधे सीधे प्रयोग किया जा रहा है। हर जगह सोशल मीडिया हो या फिर तमाम अन्य चैनलों द्वारा जो कि उनका आरोप है लगाया गया है कि वह उनके नाम सीधे सीधे, क्योंकि एक बात तो साफ है कि अब तक मुंबई पुलिस के अगर एफआईआर की बात करें उसमें कहीं पर भी वो आरोपी नहीं है। तो यहाँ शिल्पा शेट्टी अब तक तो इस पूरे मामले पर आरोपी नहीं बनाई गई है। पुलिस ने भी साफ साफ कहा है कि हमने क्लीन चिट तो नहीं दिया है, लेकिन अभी तक आरोपी नहीं है। ऐसी बात से आहत होकर वह बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख उन्होंने किया है। देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट इस पे क्या फैसला सुनाता, उन्हें इस बात का एहसास है कि शायद उनको हाईकोर्ट से स्टे मिलेगा ताकि उनके खिलाफ कोई न्यूज ना दिखाए। लेकिन इस बीच मुंबई पुलिस लगातार जांच पड़ताल तेज कर रही है, एक एक करके लगातार तमाम लोगों को बयान दर्ज कर रही है और तमाम उसके पास सबूत भी इकट्ठा लगातार हो रहे हैं इनके खिलाफ। और यही वजह है कि देखिए, कल जो लोअर कोर्ट में राज कुंद्रा की तरफ से बेल एप्लीकेशन के लिए सुनवाई थी, बेल रिजेक्ट कर दिया गया था। आज सेशन कोर्ट में बेल एप्लीकेशन की सुनवाई हुई, लेकिन हालांकि इसको फैसला सुरक्षित रखा गया। आगे कब सुनवाई फैसला आएगा वो देखना होगा। लेकिन इनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही। उन्हें लग रहा है, उनके वकील की तरफ से लगातार दलील दी जा रही है कि ये जो इन्होंने क्राइम किया है, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, वो मैक्सिमम सजा उसमें 7 साल का है। इसलिए अधिक से अधिक समय तक उनको जेल में रखने की जरूरत नहीं है, उन्हें कस्टडी में रखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उन्हें बेल दिया जाए, इस बात को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन उनके खिलाफ तमाम जो सबूत जी अभिषेक, अब इसके तार कोलकाता से भी जुड़ रहे हैं। बंगाल पुलिस ने भी गिरफ्तारियां की हैं और कहा जा रहा है कि वहां से भी अश्लील वीडियोस जो हैं वो भेजे जाते थे राज कुंद्रा को, और उसके बाद राज कुंद्रा उनका अपने ऐप पर इस्तेमाल करते थे। ये जो जानकारी सामने आई है, जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उसका क्या असर पड़ता है इस पूरे केस पर? बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए, एक लगातार देश के अन्य राज्यों में भी इसका असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनके जो गोरख धंधे हैं, काले कारनामे रहे हैं, ये कई अन्य राज्यों में है। आप देखिए, आने वाले समय में जो जानकारी हमारे पास है, कोलकाता से तार जुड़ चुके हैं, लेकिन अन्य और राज्यों में, क्योंकि इनकी पूरी प्लानिंग थी गोवा को लेकर, शिमला को लेकर, अन्य कुछ राज्यों में भी इन्होंने इस तरीके से काले कारनामे किए हैं। इस बात को भी पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन इतना ही नहीं, इसके अलावा कई ऐसे मुंबई के कई सारे 5 स्टार होटल हैं जहां पर इन लोगों ने ऐसे गंदे काम किए हुए हैं और पॉर्न वीडियो बनाए गए हैं, उसको भी लेकर पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। तो कई ऐसे अहम जानकारियां लगातार मिल रहा है, जिसके तार मुंबई, महाराष्ट्र के तमाम अन्य इलाकों में तो है ही हैं, लेकिन देश के कई अन्य हिस्सों में जा सकते हैं और इसमें कई अन्य और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। इसीलिए पुलिस इसको अच्छे जांच पड़ताल कर रही है। जी शुक्रिया आपका अभिषेक इस जानकारी के लिए। आगे भी दर्शकों आपको अपडेट करते रहेंगे इस पूरे मामले में। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण खबर जो आपके सामने रखना जरूरी है। दरअसल देश भर में भारी बारिश की वजह से तबाही हो रही है और इनकी अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिमाचल, जम्मू कश्मीर से बुधवार को डराने वाले 3 मंजर सामने आए। यहां बादल फटने की वजह से 13 लोगों की मौत हो गई, 40 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बीते एक हफ्ते की बात करें तो बादल फटने और भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से हुए हादसों में 122 लोगों की जान चली गई। पूरे हफ्ते की इन दहलाने वाली घटनाओं पर आप नजर डालिए जरा। 28 जुलाई को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में यह घटना होती है, बादल फटने की 4 की मौत हो जाती है। और उसके साथ ही जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के होंजर
डचन गांव में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई। अब तक 17 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिशों और बादल फटने की घटनाओं के चलते अभी तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग अभी भी लापता हैं। जी हां, मैं बात किश्तवाड़ की कर रहा हूं। हमने देखा कैसे किश्तवाड़ हो, बाबा अमरनाथ की गुफा हो या फिर बांडीपुरा और कारगिल का इलाका हो, यहाँ पे बादल फटने के बाद कैसे जलप्रलय आ गई। मगर आपको बता दूं कि जलप्रलय जब भी आती है उसके पीछे कहीं ना कहीं इंसानी जिंदगियां जब जाती हैं तो हम मंथन करने बैठते हैं कि आखिर जिम्मेदार कौन है। मगर आपको ये भी बताऊं कि जिम्मेदार जो हैं कहीं ना कहीं इंसान ही होता है, सरकारें होती हैं। वो क्यों, मैं अभी आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा। हम इस समय जम्मू तवी पर हैं और ये जम्मू तवी का एक पोर्शन है। आपको बता दूं कि 2 हिस्सों में यहाँ जम्मू शहर के बाद जम्मू तवी जो है बढ़ जाती है। और अगर अभी की बात करें तो अगले 2 दिनों तक भी यहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई है कि किसी भी तरीके से लोग तवी नदी के आसपास ना जाएं। मगर आप तवी के ठीक साथ जो सटे हुए मकान अगर आप देखेंगे तो इन मकानों को देखा जा सकता है ये कहीं ना कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन है जो यहाँ पर पिछले कुछ सालों में हो गई और बाद में इसी को एक लीगलाइज प्रोसेस के जरिए जो है कहीं ना कहीं लीगल भी बनाया गया है सरकारों द्वारा। मगर तब ये नहीं सोचा जाता कि आखिरकार जब वो बादल फटने की घटनाएं होंगी या तेज बारिशें होंगी तो तब इन्हीं लोगों की जान माल की रक्षा के लिए भी सरकार को आगे आना पड़ेगा। और ये जो इलाके हैं, आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक इलाके की बात नहीं है। इन्हीं के बीच अगर देखें कि मवेशी यहाँ चल रहे हैं, बीच देखिए अभी बाढ़ का पानी पूरी तरीके से उतरा भी नहीं है, तो बीच में अगर आप देखेंगे तो लोग देखें तो किस तरह से अपने मवेशियों को चरा रहे हैं। यहाँ तक कि बीच में मछली पकड़ने वाले और लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए भी लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। आखिर हिमालयन रीजन में बादल क्यों बम बनकर बरस रहे हैं? एक्सपर्ट से मेरे सहयोगी अजय जांड्याल ने बातचीत की है, आप सुनिए। कि माउंटेन से गिरा हुआ हो और माउंटेन रेंजेस क्लोज हों और खास करके बरसात के दिनों में जब बादल आ जाते हैं नॉर्थ वेस्ट से इस हमारे एरिया में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तरांचल तक और पाकिस्तान का जो जम्मू कश्मीर का ऑक्यूपाइड पार्ट है वहाँ पर भी ये होता है। एक पर्टिकुलर सिचुएशन बन जाती है यहाँ पे। ये जो है क्लाउड जो हैं मॉइस्ट लेडन क्लाउड्स जो होते हैं, पानी से भरे हुए क्लाउड्स आते हैं, वो हमेशा मूव करती रहती हैं। लेकिन जब ये नैरो गॉर्जेस और इन वैलीज में तंग वैलीज के ऊपर आ जाती हैं, ऑल ऑफ अ सडन कुछ फेनोमेना हो जाता है, ये रुक जाती हैं, कहीं पे रुक जाती हैं ये। तो बादल फटने से हो रही है तबाही, इसलिए आपको जानना चाहिए कि आखिर बादल फटने का मतलब क्या होता है। 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, इसे बादल का फटना कहते हैं। इतनी अधिक बारिश की वजह से जानमाल का भारी नुकसान होता है। बादल फटने की घटनाएं हिमालयी क्षेत्रों और पश्चिमी घाटों में ज्यादा होती हैं। जब गर्म हवाएं ठंडी हवाओं के संपर्क में आती हैं तब बड़े आकार के बादल बनते हैं। ऐसे बड़े आकार के बादल 13 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर हो सकते हैं। ये बादल किसी क्षेत्र के ऊपर फंस जाते हैं तो उस इलाके में तेज बारिश होती है। एक ऐसा एरिया जो कि माउंटेन से गिरा हुआ हो और माउंटेन रेंजेस क्लोज हों और खास करके बरसात के दिनों में जब बादल आ जाते हैं नॉर्थ वेस्ट से इस हमारे एरिया में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तरांचल तक और पाकिस्तान का जो जम्मू कश्मीर का ऑक्यूपाइड पार्ट है वहाँ पर भी ये होता है। एक पर्टिकुलर सिचुएशन बन जाती है यहाँ पे। ये जो है क्लाउड जो हैं मॉइस्ट लेडन क्लाउड्स जो होते हैं, पानी से भरे हुए क्लाउड्स आते हैं, वो हमेशा मूव करती रहती हैं। लेकिन जब ये नैरो गॉर्जेस और इन वैलीज में तंग वैलीज के ऊपर आ जाती हैं, ऑल ऑफ अ सडन कुछ फेनोमेना हो जाता है, ये रुक जाती हैं, कहीं पे रुक जाती हैं। तो ये तो बात हुई प्राकृतिक आपदा की, लेकिन एक मानव निर्मित आपदा है, उसका नाम है आतंकवाद
और उसका अभी तक कोई हल नहीं निकला। बात अफगानिस्तान की करते हैं, जहां पर हालात खराब हो रहे हैं। 90% इलाकों पर तालिबान अपने कब्जे का दावा कर रहा है। अफगान सैनिकों, कलाकारों, पत्रकारों की हत्या की तस्वीरें, वीडियो सामने आ रहे हैं। अफगानिस्तान कट्टरपंथ की गट में ढकेला जा रहा है और इधर चीन अपनी दिलचस्पी अफगानिस्तान में बढ़ाता जा रहा है। अफगानिस्तान में आतंक का तांडव मचाने वाले तालिबान का डेलीगेशन मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के नेतृत्व में चीन पहुंचा है। अमेरिकी सेनाओं की वापसी के ऐलान के बाद ऐसा पहली बार है जब तालिबानी डेलीगेशन चीन पहुंचा। चीन दौरे पर पहुंचे तालिबानी नेताओं ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की है। इस मेलजोल पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की नजर है, क्योंकि चीन तालिबान के साथ बैठकें करके अफगानिस्तान में अपना वर्चस्व बढ़ाने का खेल कर रहा है। ध्यान दीजिएगा कि ये मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ फैज हामिद ने भी चीन जाकर वहां के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी। आपको ये भी याद दिला दें कि कुछ ही समय पहले चीन के विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी की जमकर प्रशंसा की थी, लेकिन रंग बदलना चीन की फितरत का हिस्सा है। अब ड्रैगन और मुल्ला बरादर की मुलाकात के बाद क्या नतीजा निकलता है, ये बात की बात है, लेकिन इतना साफ हो गया है कि चीन अफगानिस्तान के बदलते हालात के मद्देनजर वहां अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए नए खेल खेल रहा है। अफगानिस्तान में अपना निवेश बढ़ाकर चीन पाकिस्तान के साथ साथ तालिबान को अपने नेक्सस में शामिल करना चाहता है। यही उसकी नीति का हिस्सा है। और इन सब के बीच आपको आइए बताते हैं, तालिबान का प्रतिनिधिमंडल चीन के विदेश मंत्री से मिला है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के नेतृत्व में वो बीजिंग पहुंचा। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबानी दल चीन गया। अफगानिस्तान के 90% इलाके पर तालिबान कब्जे का दावा करता है। अफगान धरती का इस्तेमाल किसी देश के खिलाफ नहीं होने देंगे, ये चीन जाकर के तालिबानी नुमाइंदों ने आश्वासन दिया है। लेकिन तालिबान एक आतंकवादी संगठन है, वो अपने आश्वासन पर कितना खरा उतरता है और इतिहास उसका कैसा रहा है, ये सब जानते हैं। चीन की दिलचस्पी आखिर अफगानिस्तान में क्यों बढ़ी है, क्यों तालिबान से वो मेलजोल बढ़ा रहा है, ये भी आप समझिए। दरअसल अफगानिस्तान में अपना वर्चस्व बढ़ाने की मंशा चीन रखता है। अफगानिस्तान की खनिज संपदा पर उसकी नजर है, जिसकी कुल कीमत $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। भारत को दरकिनार करने की भी चीन की मंशा हमेशा से रहती है और इस बार भी यही मंशा चीन की है। अमेरिकी भारत शांति प्रयासों को वो धक्का पहुंचाना चाहता है। अमेरिका और भारत को धक्का पहुंचाना चाहता है, यही चीन की मंशा है। पाकिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी का जो समझौता फरवरी-मार्च 2020 में ट्रंप प्रशासन और तालिबान के बीच में हुआ था, उसके अंतर्गत अमेरिकन सैनिक जो हैं वो करीब करीब अफगानिस्तान से बाहर हो गए। मगर समझौते की जो दूसरी पहलू थे उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है और एक तरह से तालिबान को जो है अफगान की जो वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ बढ़त लेने के लिए एक ओपन स्पेस मिल गया है। दिलचस्पी कई तरीकों से देखी जा सकती है। चाइना का जो जिनजियांग प्रोविंस है, जहां पर वीगर मुस्लिम्स हैं, उनके बीच में किसी भी तरीके के आतंकवाद को बढ़ने से रोकने के लिए चाइना तालिबान के साथ हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है और तालिबान को प्रलोभन दे करके तालिबान से ये सिक्योरिटी एश्योरेंस लेना चाहता है कि जो वीगर मुस्लिम्स की को तालिबान अपना सपोर्ट नहीं देगा। अफगानिस्तान के अंदर ईस्ट टर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के जो भी आतंकी हैं उन्हें तालिबान कोई सपोर्ट नहीं देगा और जाहिर है कि ETIM पूरे जिनजियांग प्रोविंस के लिए आतंकवाद के रूप में एक खतरा पैदा कर सकता है और चाइना तालिबान के साथ हाथ मिला करके ETIM पर लगाम लगाने के लिए उससे सिक्योरिटी एश्योरेंस लेना चाहता है।